हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। एडजेक्टिव की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, दो हम कर चुके थे, तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड क्लास आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने वेल और इल की और ये हमारा गुड और बैड की बात करी थी, और मैंने कहा था ये थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा, एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको और दूंगा, कुछ काम काम की चीज़ें। तो चलिएगा शुरू करते हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल्स और देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया था ना, ये वाला वर्क के साथ यहाँ पे गुड आया, गुड नहीं आया, वेल आया। तो इसमें का मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको दे सकता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। लास्ट नंबर 7 था, 8 नंबर देखो। मैं आपसे कहता हूँ जैसे जैसे आई प्ले क्रिकेट गुड या वेल। सेंटेंस नंबर 9 देखो जरा एक बार। मोहन looked after his ill mother। चलो ठीक है। देखो अभी 3 सेंटेंस है, ज़रा देखना। मैंने आपसे कहा आई प्ले क्रिकेट गुड या वेल। देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने कहा मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। तो भाई प्ले यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। वर्ब की क्वालिटी अगर एडवर्ब बताता है तो गुड गलत है, वेल सही है। वेल यहाँ पे एडवर्ब है, और एडवर्ब के रूप में आपने वेल का यूज़ किया। बड़ी कॉमन सी बात है, आपको लग रहा होगा कि यार ठीक तो है। दूसरा देखो, मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया है कि भाई वेल या फिर इल, वेल या फिर इल एडजेक्टिव के रूप में भी ठीक होता है अगर वो किसके लिए आया हो, अगर वो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आया हो, स्वास्थ्य के लिए आया हो। स्वास्थ्य अच्छा है तो वो वेल है, स्वास्थ्य बुरा है तो वो इल है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आया हो तो एडजेक्टिव के रूप में ठीक होता है। इतनी बात अगर तुम्हें याद है तो सेंटेंस नंबर 9 ज़रा एक बार देखो। मैंने कहा मोहन लुक्स आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। हिंदी में लुक्ड आफ्टर क्या होता है हमारा, देखभाल करना, याद रखना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। एक तो रही ये बात। दूसरी बात ये है, मैं कह रहा हूँ कि मोहन ने देखभाल करी। हिज मतलब अपनी, इल मदर मतलब बीमार माता की। मदर नाउन है, नाउन से पहले इल आया है। इल जनरली एडजेक्टिव नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव बना है। मैं आपको बता चुका हूँ इल जब जब एडजेक्टिव बनता है तो वो बीमारी की बात करता है, और यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है साफ साफ किसका, बीमार का। मोहन लुक्ड आफ्टर हिज इल मदर, मोहन ने देखभाल की अपनी बीमार माता जी की। लेकिन फिर भी यहाँ पर इल गलत है। फिर भी यहाँ पर क्या गलत है, इल गलत है। सब कुछ ठीक है, जो तुम पढ़ के आए हो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है साहब, लेकिन फिर भी इल गलत है। इल की जगह क्या आएगा, इल की जगह सिक आएगा। इल की जगह क्या आएगा, सिक आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लो, या चलो मैं आपसे कहता हूँ कि 9 नंबर ही देखो। लेकिन एक बच्चा ऐसा कह रहा है, हो सकता है एक बच्चा ऐसा कह रहा हो कि सर मुझे तो इल का ही यूज़ करना है। तो इल का यूज़ ठीक हो सकता है, लेकिन केवल एक तरीके से। किस तरीके से, मोहन लुक्ड आफ्टर मोहन लुक्ड आफ्टर हिज मदर हु इज़ इल। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर में इल गलत था, 10 नंबर में इल सही है, सॉरी 11 नंबर में इल सही है। ऐसा क्या ही फ़र्क पड़ गया। आ जाओ ज़रा, सेंटेंस नंबर 10 देखो। आई एम एन एफ्रेड मैन। सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है। 10 नंबर कैसे बनेगा ज़रा देख लो। 10 नंबर का मैंने एक सेंटेंस लिखा 12 नंबर पे, तो आप इसको लिखोगे क्या, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड मैन। ये ठीक है। जबकि जबकि एफ्रेड और स्केर्ड
दोनों का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। दोनों का मतलब किससे होता है? डरा हुआ होने से, ठीक है। जबकि इल और सिक दोनों का मतलब किससे होता है? बीमार होने से होता है। दोनों का मतलब किससे होता है? बीमार होने से। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस में सिक सही है, एक सेंटेंस में इल सही है। फिर भी एफ्रेड गलत है और एफ्रेड की जगह क्या ठीक है? स्केर्ड ठीक है, ठीक है। हालांकि मैं एफ्रेड वाला सेंटेंस भी तुम्हें दे सकता हूँ। देखो 13 नंबर, क्या सेंटेंस को चेंज कर लेते ना, आई एम मैन, आई एम एन मैन, ठीक है। आई एम अ मैन हु इज एफ्रेड। ठीक है, यहाँ पे एफ्रेड ठीक है। तो तुम्हें दोनों सेंटेंसेस में एक पैटर्न समझ में आया होगा कि जब इल को लिख रहे हैं लास्ट में, लास्ट में मतलब इल जो लिखा है वो कौन से रूप में लिखा है? प्रेडिकेटिव रूप में। इल का कौन सा यूज़ हुआ है? प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ है। सेम यहाँ पे देखो, एफ्रेड का यूज़ जो है यहाँ पर कौन सा था? एट्रीब्यूटिव, तो गलत माना। लेकिन यहाँ एफ्रेड का यूज़ कैसा है? प्रेडिकेटिव है। तो प्रेडिकेटिव यूज़ में एफ्रेड ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका यूज़ केवल और केवल प्रेडिकेटिव रूप में किया जाता है, ठीक है। ये बात तुम्हें लिखनी पड़ेगी नोट डाल के, मैं नोट डाल देता हूँ, ठीक है। नोट डाल के क्या लिखोगे? नोट डाल के लिखोगे जैसे वेल है, ठीक है साहब, वेल है, वेल के अलावा इल है, ठीक है। एक शब्द होता है शेम्ड, एक मैंने बताया अवेक, एक आप लिख सकते हो ग्लैड, एक लिख सकते हो अस्लीप, है ना, एक लिख सकते हो अलाइव, एक लिख सकते हो अफ्लोट, ठीक है। एक लिख सकते हो अशोर, अशोर होता है किसी से किनारे पर होना, ठीक है। उसके अलावा एक लिख सकते हो एफ्रेड, ठीक है। अलाइक, डॉट 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 ETC, है ना। ये सभी शब्द, है ना, क्या ये सभी शब्द केवल प्रेडिकेटिव केस में ही सही माने जाते हैं। केवल किस केस में सही माना जाता है? प्रेडिकेटिव केस में ही सही माना जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूटिव रूप गलत होता है, ध्यान रखना, खास करके इल और उसका याद रखना, इल और वेल दोनों के दोनों अगर एडजेक्टिव बने हैं, दोनों के दोनों क्या बने हैं? एडजेक्टिव बने हैं, तो एक बात तो हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे बड़ी बात है, हेल्थ की बात कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इनका यूज़ कैसा होगा? प्रेडिकेटिव यूज़ होगा। हमेशा इनका यूज़ कैसा होगा? प्रेडिकेटिव यूज़ होगा, ठीक है। कौन सा यूज़ होगा? सॉरी, हमेशा प्रेडिकेटिव यूज़ होगा। पता है इस बात के पीछे रीज़न क्या है? तुम सोच रहे हो ऐसा क्या हो गया कि प्रेडिकेटिव यूज़ में प्रेडिकेटिव केस में यूज़ कर रहा है। भाई प्रेडिकेटिव केस जो है स्टेट को दिखाता है और एट्रीब्यूटिव एक्शन को दिखाता है। ये जितने भी शब्द तुमने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो स्टेट को दिखाते हैं। सबके सब किसको दिखाते हैं? स्टेट को दिखाते हैं, समझ रहे हो। ये सारे के सारे शब्द स्टेट को दिखाते हैं, अवस्था, ऐसी अवस्था को दिखाते हैं जिसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्शन नहीं हुआ है। जनरली ऐसी सिचुएशन जहाँ दिखाते हो एक्शन, एफ्लोट मतलब तैरता हुआ, कोई चीज़ तैर रही है नदी में, तैरती हुई, एक्शन नहीं हो रहा, नदी में तैर रही है। बीमार होना एक्शन नहीं है ना। स्वास्थ्य का अच्छा होना एक्शन नहीं है। अशेम्ड, शर्मिंदा होना, एक्शन नहीं करा आपने। अब एक मैं जागा हुआ हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जागा हुआ हूँ, एक्शन नहीं है बच्चे, कोई एक्शन किया ही नहीं। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। टू सी यू, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलकर बड़ा खुश हूँ। तो यहाँ एक्शन नहीं है। अस्लीप, सोया हुआ, तुम सो रहे हो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम सो रहे हो। अस्लीप मतलब किसी व्यक्ति का सोया हुआ होना, अलाइव, जिंदा होना, ठीक है।
एफ्रेड डरा हुआ होना, एक्शन नहीं है। ये जितने भी शब्द हैं, ये वो शब्द हैं, अरे सॉरी, ये वो शब्द हैं जो जनरली एक्शन को दिखा ही नहीं रहे हैं। ये जनरली जो एक्शन को दिखा ही नहीं रहे हैं, ये एक्शन को नहीं दिखा रहे हैं। ये सारे के सारे शब्द किसको दिखाते हैं? स्टेट को दिखाते हैं। और स्टेट को दिखाने की वजह से ही इन सभी शब्दों का यूज़ किस रूप में करते हैं? प्रेडिकेटिव यूज़ में करते हैं, या प्रेडिकेटिव केस में इनका यूज़ करते हैं। प्रेडिकेटिव केस में ही इनका यूज़ किया जाता है। एट्रीब्यूटिव केस जो होता है वो एक्शन को दिखाता है। इन सभी शब्दों का यूज़ केवल प्रेडिकेटिव होता है। यही कारण है कि एफ्रेड को जब मैंने ऐसे लिखा, देखो मैन के लिए हु आया और हु के लिए क्या आया? एफ्रेड आया। एफ्रेड अकेला लिखा है अलग, बाद में नाउन से पहले लिखा होता तो एट्रीब्यूटिव होता, बाद में लिखा है तो प्रेडिकेटिव है। सेंटेंस ठीक है। लेकिन वहीं नाउन से पहले एफ्रेड लिखा था, यह एट्रीब्यूटिव केस था। एट्रीब्यूटिव केस गलत है साहब, समझ रहे हो? एट्रीब्यूटिव केस क्या है? गलत है। एफ्रेड के साथ एट्रीब्यूटिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने इसलिए आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एट्रीब्यूटिव केस क्या होता है, प्रेडिकेटिव केस क्या होता है। दोनों केसेस का यूज़ आपको समझ में मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप इनको यूज़ कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने एफ्रेड, जैसे मैंने एफ्रेड को ठीक करके स्कैर्ड लिख दिया। दोनों का मतलब डरा हुआ है, लेकिन स्कैर्ड एक्शन को दिखाता है। स्कैर्ड एक ऐसा शब्द है जो एक्शन को दिखाता है, इसलिए एट्रीब्यूटिव केस में इसको यूज़ कर लिया गया है ना। और एफ्रेड को प्रेडिकेटिव यूज़ में केस में यूज़ कर लिया गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है साहब। दूसरी बात, देखो यहाँ पे इल आया है, प्रेडिकेटिव केस में है तो ठीक है, लेकिन वहीं इल नाउन से पहले रख लेते हैं एट्रीब्यूटिव केस में तो गलत था। इसलिए मैंने इल हटा के क्या लिख दिया? सिक लिख दिया। क्या लिख दिया? सिक लिख दिया। सिक के लिए एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं। ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया। यही कारण है कि आप इन सभी शब्दों का प्रयोग केवल और केवल किस केस में करते हैं? प्रेडिकेटिव केस में करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ध्यान रखने वाली बात थी। इल और वेल यहाँ पे आपका पूरा होता है। बहुत कुछ हमने मतलब सीखा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने आपके सामने सारी ही रख दी हैं। समझ रही हो? अब देखो सॉरी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मच वर्सेस मैनी। एक तो मच और एक हमारे पास क्या आता है? मैनी आता है। देखो मच और मैनी हम काफ़ी हद तक तो सीख चुके हैं, किसमें? सब्जेक्ट व एग्रीमेंट में। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ साहब, ठीक है? थोड़ा बहुत जो भी मुझे लगता है रिवाइज कराना चाहिए, मैं बता देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है मच, काउंटेबल नाउन के साथ आता है काउंटेबल नाउन के साथ आता है मैनी। ठीक है साहब, एक बात। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो सीधी सीधी बात है, इसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन जब मैनी आता है तो काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल भी होता है नाउन। समझ रहे हो? काउंटेबल, अगर काउंटेबल होगा तो काउंटेबल के साथ साथ कैसा भी होगा? प्लूरल भी होगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल इसके साथ आएगा, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा। मैनी जैसे मैं कहता हूँ मैनी बॉय, नहीं मैनी बॉयज़, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी? वर्ब भी प्लूरल आएगी। उसके बाद देखो ज़रा, अगर मैं मैनी के एक्सेप्शन की बात करूँ, ये तो बेसिक बातें हैं मैनी और मच की जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक इसके लिए आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा खास करके, ठीक है? कि मैनी के साथ प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन मैनी के साथ कई बार क्या आ जाता है? ए या एन आ जाता है। मैनी के साथ कई बार क्या आ जाता है? ए या एन आ जाता है। अगर मैनी के साथ ए या एन आ गया तो फिर सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। दोनों बातें ध्यान रखनी है। मैनी के साथ ए या एन आ गया तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है खास करके, है ना? लास्ट वाली जरूर, मैनी के साथ ए या एन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, देखो। देखो एग्जांपल हो सकता है, मैंने लिखा मैनी बॉयज आर नॉट afraid of the new teacher। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि much sugar is needed to afford this, ऐसा लिख लो बस।
much sugar is needed for this. Many a boy is are absent today. देखो भाई, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है, एक बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये बात ध्यान रखने की है, बिल्कुल ठीक है। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैनी के साथ अगर ए आई आ जाए तो सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, इस बात का ध्यान रखना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर तुम समझदार हो तो मैं भी पढ़ा के आया हूँ प्रोनाउन में कि एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। यहाँ क्यों नहीं आया यहाँ इसलिए नहीं आया बच्चे, क्योंकि इस हमारे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। ये एब्सेंट जो है ना, एब्सेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्या है, एब्सेंट एडजेक्टिव है। अगर एब्सेंट वर्ब होता, अगर एब्सेंट क्या होता, वर्ब होता, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता। फिलहाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, यही कारण है कि हमने नहीं लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैनी के मामले में इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यू वर्सेस लिटिल। वही जितने इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँ इसके ऊपर कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो नहीं, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यू जो है किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है केवल, ठीक है, और लिटिल किसके साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक बात तो ये हुई, ठीक है। हिंदी में फ्यू का मतलब कुछ होता है, लिटिल का मतलब थोड़े से निकाल सकते हो, बात एक ही है, हालांकि मीनिंग दोनों का कुछ से निकलता है ना। मुझे कुछ चीनी चाहिए या थोड़ी चीनी चाहिए, एक ही बात है, कुछ कह लो थोड़ी कह लो, है ना। लेकिन बस ये है कि कॉन्टेक्स्ट जो है दोनों में इतना ध्यान रखना है, काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का, ठीक है। मैं फिलहाल इसकी फैमिली की बात करता हूँ। फ्यू की फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, देखो, एक तो फ्यू होता है, ब्लू से लिखते हैं, एक तो फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, एक दा फ्यू होता है, ध्यान रखना, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। लिटिल की फैमिली में भी 3 लोग हैं, लिटिल, आ लिटिल, और एक होता है दा लिटिल। लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, ठीक है साहब, बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए आवश्यक है। देखो, फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, जगह ही कम पड़ गई है। फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, न के बराबर। लिटिल का अर्थ भी होता है न के बराबर, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। जो वो चीज़ जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ना के बराबर है, उसको फ्यू बोलते हैं या लिटिल बोलते हैं। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ध्यान रखना, कहीं भी आपने फ्यू लिखा देखा है तो वो फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। फ्यू अपने आप में कैसा वर्ड है, नेगेटिव शब्द है। फ्यू शब्द के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता। समझ रहे हो, मैं इस बात को मार्क कर देता हूँ। फ्यू और लिटिल के साथ, फ्यू और लिटिल के साथ किसका यूज़ नहीं होता, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नेवर, नॉट, डॉट 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 etc का यूज़ गलत माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्यू और लिटिल के साथ नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, इन शब्दों का यूज़ गलत मानते हैं भाई। क्यों, क्योंकि फ्यू और लिटिल ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, तो देखो मीनिंग में ही पता चल रहा है, न आया है, नहीं आया है, और कोई चीज़ नहीं के बराबर है या बिल्कुल शून्य है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ किसी नॉट या नो का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, जो आफ्यू होता है, आफ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, कुछ या थोड़ा, ये होता है। दाफ्यू होता है जो कुछ, और दा लिटिल होता है जो थोड़ा। ये तो हो गया हिंदी मीनिंग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी से काम तो आएगा नहीं, काम नहीं चलता हिंदी मीनिंग से। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। बोले बोले सर 3 होते हैं, अरे
नहीं, दो होते हैं। आर्टिकल तीन होते हैं लेकिन टाइप दो ही होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। जो डेफिनेट टाइप के आर्टिकल होते हैं उसको ए या एन कह सॉरी जो डेफिनेट टाइप के आर्टिकल होते हैं उसको दा कहते हैं, और जो इनडेफिनेट टाइप के आर्टिकल होते हैं उसको ए या एन कहते हैं। कहने का मतलब है ए या एन कहीं आर्टिकल के रूप में आया है तो वो किस रूप में आया होगा, इनडेफिनेट के रूप में। इनडेफिनेट की हिंदी की बात करूं तो हिंदी होती है अनिश्चित, और डेफिनेट की हिंदी की बात करूं तो डेफिनेट की हिंदी होती है निश्चित। बस तो फिर अगर कहीं आफ यू आया है तो आफ यू में जो ए आया है उस ए को देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए यहाँ पर जो कुछ कहा गया है वो इनडेफिनेट है। समझ रहे हो? कैसा मीनिंग रखेगा, इनडेफिनेट मीनिंग रखेगा। अगर फ्यू से पहले दा लग गया तो वो कुछ तो बताएगा लेकिन मीनिंग कैसा रखेगा, डेफिनेट मीनिंग रखेगा। देखो, फ्यू आफ्यू दाफ्यू तीनों चीज़ें मैंने कहा मेरे बिल्कुल दोस्त नहीं है यार, मेरे ना के बराबर दोस्त हैं, तो आप कहेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। नहीं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आफ्यू नहीं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ना के बराबर दोस्त हैं या जीरो संख्या है, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर दोस्त है ही नहीं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हो मेरे कुछ दोस्त हैं तो आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि तुमने जो कुछ बताया है उसमें क्लियरिटी नहीं है किसकी बात चल रही है, कौन से दोस्तों की बात चल रही है, क्लियर नहीं है। ये सेंस इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट के केस में आ फ्यू का यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें किसी तरीके से पता चल जाए कि बात इंडेफिनिट ना होकर डेफिनेट है, कहीं तुम्हें ऐसा पता चल जाए कि बात इंडेफिनिट ना होकर कैसी है, डेफिनेट है, तो उस सिचुएशन में आ फ्यू का चेंज दा फ्यू में कर देते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने आज पार्टी पे बुलाया है। अब की बार दोस्त डेफिनेट है, दोस्त क्या है, दोस्त डेफिनेट है, वो दोस्त जिनको पार्टी पे बुलाया है, तो इसलिए आफ्यू की जगह दाफ्यू हो जाएगा। यही फ़र्क है फ्यू आफ्यू दाफ्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको हालांकि एग्जाम्पल दूंगा तो आपको 100% क्लियर होगा, मैं बता रहा हूँ आज। लेकिन फिर भी देखो, आ लिटल दा लिटल क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, ठीक है नहीं। बाकी यही बात है कि आ लगा है, इस बात का मतलब जो भी मात्रा की बात चल रही है ना, वो कैसी है, इनडेफिनेट है। कैसी है, इनडेफिनेट है। लेकिन अगर आपने लिटिल से पहले दा लगा दिया तो जो भी थोड़े की आप बात कर रहे हो वो डेफिनेट होगा। कैसा होगा वो, डेफिनेट होगा। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है इनडेफिनेट मीनिंग है तो ए का यूज़ करो, अगर आपको लगता है डेफिनेट मीनिंग है, अगर आपको लगता है डेफिनेट मीनिंग है तो किसका यूज़ करो, दा का यूज़ करो। इनडेफिनेट मीनिंग के लिए किसका यूज़ करो, ए का। डेफिनेट मीनिंग के लिए किसका यूज़ करो, दा का। इतनी सी कहानी है। बाकी लिटिल और फ्यू आ जाए तो ध्यान रखना ये अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखते हैं, इनके साथ नॉट वगैरह या नॉट इत्यादि शब्दों का यूज़ नहीं होता। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई, एक सेकंड रुकना ज़रा, ये हमने ज़रा यहाँ जो लिख रखा है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद इसको छोटे से बॉक्स में बंद कर देते हैं, और बॉक्स में बंद करने के बाद इसको थोड़ा साइड में भी खिसका देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब मैं तुम्हें दो चार एग्जांपल देता हूँ। बिना एग्जांपल के क्या मज़ा। फ्यू लिटल की बात चल रही है तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ फ्यू आएगा कहाँ लिटल आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव फ्यू a few little a little friends। ठीक है, लिटिल लाटल a little और few a few। सेंटेंस नंबर 2 की बात कर लो, आई हैव लॉस्ट few a few little a little money। तीसरा सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट लिटिल a little मैंने कहा आई हैव लॉस्ट a little या the little money that you gave me। सेंटेंस नंबर 4, आई
हैव इनवाइटेड अ फ्यू या फिर द फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव invited a few the few friends who were present in the town। बहुत है, 5 सेंटेंस बहुत है। फ्यू ऑफ यू लिटिल आ लिटिल को समझने के लिए साहब ज़रा देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा आई हैव फ्यू अ फ्यू लिटिल आ लिटिल फ्रेंड्स। अब ज़रा इसको देखना, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आ लिटिल नहीं आ सकता, लिटिल नहीं आ सकता। इस बात को तो सोच ही दो, छोड़ ही दो सोचना। आई हैव फ्यू अ फ्यू फ्रेंड्स। अब देखो फ्यू ठीक है, अ फ्यू ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। ये जो फ्यू है ये ऐसे सेंटेंस में आता है जो नेगेटिव ना हो, क्योंकि फ्यू खुद से नेगेटिव वर्ड होता है और इसका मीनिंग होता है न के या ना के बराबर, ना के बराबर या न के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्या ये कहना ठीक है कि मेरे ना के बराबर दोस्त हैं? यार हो सकता है तुम्हारे किसी व्यक्ति के दोस्त ना हो, ठीक बात है, लेकिन आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कि मेरे कुछ दोस्त हैं, है ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ दोनों में से, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो किसको चुनोगे? तब आ फ्यू को ही चुनोगे। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स कोई कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है, ना के बराबर दोस्त हैं। अगर तुम 1 2 3 4 कहना चाह रहे हो, अगर तुम 1 2 3 4 कहना चाह रहे हो, इस बात का कॉन्टेक्स्ट तो यही निकल रहा है कि कुछ तो है ही, तो बेहतर है कि आ फ्यू लिखो। आप कहोगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कि मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे ना के बराबर दोस्त हैं, कि या मेरे दोस्त हैं ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मैंने द फ्यू ऑप्शन में नहीं दिया बच्चे, द फ्यू ऑप्शन में इसलिए नहीं दिया क्योंकि फ्रेंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फ्रेंड्स अभी डेफिनेट नहीं है, फ्रेंड्स इंडेफिनिट है। जो दोस्त हैं, आपने कहा मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन क्या दोस्तों के बारे में कोई जानकारी है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर दे देगा तो वो नाउन इंडेफिनिट से डेफिनेट बन जाएगा। इंडेफिनिट से कैसा बन जाएगा? डेफिनेट बन जाएगा। जैसे पहले इतना सेंटेंस देखो। मैंने कहा आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है। फ्रेंड्स की बात चल रही है, काउंटेबल नाउन है तो या तो फ्यू आएगा, मतलब फ्यू की फैमिली से ही आएगा। आई हैव इनवाइटेड मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है। अब आ फ्यू या द फ्यू, अगर सेंटेंस इतना ही होता आई हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स, आई हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स, तो अगर सेंटेंस इतना ही होता तो आंसर होता आ फ्यू। आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स कि मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है। ठीक है, परफेक्टली आंसर था आ फ्यू, लेकिन आपका अब आंसर आ फ्यू नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हु वर प्रेजेंट इन द टाउन, मैंने उन लोगों को, उन दोस्तों को इनवाइट किया है जो टाउन में प्रेजेंट थे। अभी फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, वो खास करके दोस्त जो टाउन में प्रेजेंट थे। तो अभी ये जो फ्रेंड्स है ना, ये इंडेफिनिट नहीं डेफिनेट हो गए। स्पेशली या डेफिनेटली वो दोस्त जो टाउन में प्रेजेंट हैं, उनकी बात चल रही है। ये फ्रेंड्स डेफिनेट हो गए। जैसे ही डेफिनेट हो गए, डेफिनेट के लिए आ फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत है। डेफिनेट के लिए किसका यूज़ करेंगे? द फ्यू का यूज़ करेंगे। यही कारण है कि फिफ्थ सेंटेंस में आ फ्यू गलत है और द फ्यू सही है। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 2 देखो, आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिए हैं फ्यू आ फ्यू लिटिल आ लिटिल मनी। अगर आपको याद हो तो नाउन पढ़ा चुके हैं, और मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग गलत है, और आ फ्यू का प्रयोग भी क्या है? गलत है। मनी के साथ तो आएगा लिटिल या लिटिल, मनी के साथ क्या आएगा? लिटिल या आ लिटिल। तो आई हैव लॉस्ट आ लिटिल मनी या लिटिल मनी, सोचो यार, बेहतर होगा कि आ लिटिल ही आंसर लगाओ, है ना। आई हैव लॉस्ट लिटिल, हालांकि आंसर लिटिल भी ठीक है। तो आई हैव लॉस्ट लिटिल मनी मतलब मैंने ना के बराबर पैसे खोए हैं, मैंने कोई पैसा वैसा नहीं खोया, मैंने कुछ खर्च नहीं करा, है ना। और आई हैव लॉस्ट अ लिटिल मनी कि मेरे कुछ पैसे खो गए हैं, है ना, या मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं, ये आप कहना चाह रहे हो। तो आ लिटिल आपका आंसर होगा, फ्यू आ फ्यू नहीं हो सकता है। बाकी एक बात मैं कहूँ कि अगर मैं ऑप्शन में दा लिटिल लिख दूँ तो भाई दा लिटिल किसी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कौन से पैसों की बात चल रही है? तुमने दिए थे, मैंने दिए थे, मेरी सैलरी में मिले थे, मुझे पड़े मिले थे, मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे, मेरे पापा ने दिए थे, चाचा ने दिए थे, किसने दिए थे? मनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? कुछ नहीं है। पैसा आया कहाँ से? नहीं पता। और नहीं पता, इसी वजह से मनी इंडेफिनिट है। और अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के साथ आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं? ए का। बिल्कुल ठीक है,
दा का तो यूज़ हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ऑप्शन में भी नहीं डाला। लेकिन वहीं अगर मैं सेंटेंस को 2 नंबर को 3 नंबर में चेंज कर दूँ, सेंटेंस बिल्कुल सेम है, मैंने अब की बार फ्यू नहीं लिखा। आई हैव लॉस्ट अ लिटिल या द लिटिल मनी दैट यू गेव मी। मैंने वो पैसे खो दिए जो तुमने मुझे दिए थे। कौन से पैसे? जो तुमने मुझे दिए थे। मनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, वो पैसे जो तुमने दिए थे। अब की बार मनी इंडेफिनिट नहीं है, अब की बार मनी डेफिनिट है, ध्यान रखना। मनी कैसी है? मनी डेफिनिट है। और अगर मनी डेफिनिट है तो तुम्हें क्लियरली इस बात का समझ में आना चाहिए कि डेफिनिट के साथ आर्टिकल ए नहीं आएगा। आ लिटिल गलत है, क्या आएगा? द लिटिल आएगा। अगर सेंटेंस मनी तक होता तो आ लिटिल आंसर होता। ऊपर वाला सेंटेंस देख लो, आई हैव लॉस्ट अ लिटिल मनी, आई हैव लॉस्ट अ लिटिल मनी। अ लिटिल सही होता, लेकिन अगर मनी के बारे में बता दिया दैट यू गेव मी, वो पैसे जो तुमने मुझे दिए हैं, उस सिचुएशन में भाई साहब कुछ नहीं हो सकता है। उस सिचुएशन में द लिटिल ही ठीक होगा। सेंटेंस नंबर 4, अब तो खैर मैंने सारी बता दी हैं तो बहुत ईजी होगा। आई हैव इन्वाइटेड अ फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है। देखो जरा, आफियो आएगा, दाफी आएगा। देखो, इनडेफिनिट होगा तो आफियो आएगा, डेफिनिट होगा तो दाफियो आएगा। अब देख लो फ्रेंड्स कैसा है, क्या दोस्तों के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है तो अनिश्चितता है। अनिश्चितता मतलब इंडेफिनिट केस है। इंडेफिनिट केस है तो आफियो बिल्कुल ठीक है और दाफियो बिल्कुल क्या है? गलत है। इसी तरीके से फ्यू और लिटिल का प्रयोग किया जाता है। बड़ी ही आसान चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी इसमें भारी है, समझे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर तुम समझ गए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे। मैं वापस आता हूँ टेबल पे अपनी, ठीक है? देखो भैया, मच भी पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया है, फ्यू और लिटिल भी पढ़ लिया है। अब लेटर, ये जो है ना, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, लेटर, ये सब मैं साथ में लिख ले रहा हूँ, ठीक है? ये जो 5-6 पेयर हैं, इनको सबको साथ में लिख ले रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके बताऊँगा इनको एक एक करके, ठीक है साहब? आ जाओ ज़रा। पेज भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। शुरुआत करते हैं। जैसे एक शब्द होता है लेटर और एक शब्द होता है लेटर, ठीक है? लेटर होता है बाद में, हिंदी में कहें तो लेटर होता है बाद में, ठीक है? और ब्रैकेट बंद कर दूं तो एक इसको दिखाएगा, मतलब बाद में, मतलब टाइम की बात चल रही है। LATT या लेटर होता है बाद वाला। LATT या लेटर क्या होता है? बाद वाला। और बाद वाला मतलब सीक्वेंस की बात चल रही है, किसी सीक्वेंस की बात चल रही है, हमेशा सीक्वेंस की बात चल रही है। दूसरी बात, ठीक है? नहीं, बाद में बाद वाला, बाद में बाद वाला। लेकिन देखो, ये जो है ना, अगर तुम बाद में की बात कर रहे हो या बाद वाले की बात कर रहे हो, ये हमेशा दो के लिए यूज़ होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की बात चल रही है। हमेशा किसके लिए यूज़ होगा? दो के लिए यूज़ होगा, ठीक है? हमेशा किसके लिए यूज़ होगा? दो के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर बाद वाला होगा तो पहले वाला भी होगा, है ना? पहले वाले के लिए क्या शब्द आता है? फॉर्मर आता है, ठीक है? और बाद वाले के लिए क्या शब्द आता है? बाद वाले के लिए शब्द आता है लेटर। ध्यान रखना इन दोनों का, ठीक है? अभी मैं इसका सेंटेंस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लास्ट और लेटेस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री के शब्द हैं। लास्ट और लेटेस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री के शब्द हैं। लास्ट होता है सबसे अंतिम, अगर हिंदी कहें तो लास्ट होता है सबसे अंतिम कोई चीज़ है। और सबसे अंतिम मतलब सीक्वेंस की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सीक्वेंस की बात कर रहे हो, समझ रहे हो? किसी चीज़ का सीक्वेंस, ठीक है? लेटेस्ट क्या होता है? लेटेस्ट होता है सबसे नया। लेटेस्ट होता है सबसे नया, मतलब टाइम के मामले में कह रहे हो आप, ठीक है? नहीं, कोई चीज़ टाइम से रिलेटेड सबसे नई है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो वो लेटेस्ट है, ठीक है? ध्यान रखना इन दोनों का। एक होता है फार्दर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के शब्द है, ध्यान रखना। और एक होता है फर्दर, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री के थे, लास्ट और लेटेस्ट। फार्दर, फर्दर कंपैरेटिव डिग्री के हैं, ध्यान रखना। फार्दर में FAR, फार आया है। फार मतलब दूर होता है, फार से ही बने हैं ये, है ना? फार्दर क्या होता है? दूर होता है, डिस्टेंस की बात करता है ना। फार्दर हिंदी में कहें तो दूर, मतलब किसकी बात करेगा? डिस्टेंस की बात करेगा, दूरी दिखाने की बात करेगा, ठीक है? जो फर्दर होता है, फर्दर होता है FUR, फर्दर होता है एडिशनल, और, है ना? इंग्लिश में कहें तो एडिशनल, इंग्लिश में कहें तो क्या? एडिशनल। ध्यान रखना, सेंटेंस में यूज़ करूँगा तो ही बेहतर समझ में आएगा। मैं सारे करवा देता हूँ एक बार आपको, लेकिन
एक होता है नेक्स्ट, एक होता है नियरेस्ट, ठीक है नहीं। नेक्स्ट कहता है अगला, अगर हम अगले की बात कर रहे हैं, अगला मतलब सीक्वेंस में अगला, है ना। अगर किसी चीज़ का सीक्वेंस देख रहे हैं तो नेक्स्ट की हम बात करेंगे। बहुत सारे हैं, उसमें से एक सबसे इससे अगला कौन है, बोले जी ये हो गया, तो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट आएगा सबसे पास में, नियरेस्ट आएगा सबसे सबसे पास में। और सबसे पास में हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के मामले में बात कर रहे हैं कि नियरेस्ट जो है वो सबसे पास होगा, ठीक है। एक होता है ओल्डर और एक होता है एल्डर, ठीक है। देखो जनरल कंपैरिजन, ठीक है। अगर आप जनरल कंपेयर कर रहे हो तो ओल्डर का यूज़ करते हैं कि ये मेरे से बड़ा है या ये मैं इससे बड़ा हूँ, ऐसा कुछ भी आप किसी से कंपैरिजन जनरली कर रहे हैं तो ओल्डर का यूज़ करेंगे। लेकिन ब्लड रिलेशन में कंपेयर हो रहा है, ब्लड रिलेशन से कंपैरिजन चल रहा है, किसी ब्लड रिलेशन वाले से कंपेयर कर रहे हैं कि मैं अपने भाई से इतना बड़ा हूँ या मैं अपने भाई से बड़ा हूँ, ऐसा कुछ है, उस सिचुएशन में एल्डर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और जो सबसे बड़ा प्रूफ हमारे पास है, ओल्डर के साथ देन का यूज़ होता है, ओल्डर देन होता है और एल्डर टू होता है, ध्यान रखना। इससे काम चल जाएगा तुम्हारा, बस इतने से, ओल्डर देन एल्डर टू, ओल्डर देन एल्डर टू। बाकी ये भी ध्यान रखना, अगर ब्लड रिलेशन है तो एल्डर का ही यूज़ होगा। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ब्रदर लिखा है, सिस्टर लिखा है, मदर लिखा है, फादर लिखा है, ब्लड रिलेशन है तो एल्डर का यूज़ होगा। ब्लड रिलेशन नहीं है तो भाई ओल्डर का यूज़ करो बड़ा दिखाने के लिए। बस इतना ही बहुत है, ठीक है, बस इतना ही बहुत है कंपैरिजन के लिए। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और उसके ऊपर काम करेंगे बढ़िया ठीक है। इन सभी से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूँ, मज़ा आ जाएगा, तुम्हें टेंशन ना लो, बढ़िया बढ़िया 2-4 सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ करते हैं बात। चलो भाई, ओल्डर हो गया, एल्डर हो गया, ठीक है, मैं सेंटेंस लिखता हूँ। एक नंबर से स्टार्ट करता हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं पुराना क्या नंबर था। जैसे मैं कहता हूँ आई एम बिजी टुडे, कॉल मी sometime later, later। What is the last या फिर लेटेस्ट स्कोर। राम एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। द लेटर और लेटर। Former is my colleague as well। Ram couldn't answer later, later और last क्वेश्चन।
देखो भाई फ़िलहाल 10 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, बस ये बचा है, सबके ऊपर लिखनी है वैसे तो मैंने, नेक्स्ट बचा है बस, नियरेस्ट और नेक्स्ट बचा है, बाकी मैंने सब के ऊपर सेंटेंस लिख दिए। ये सारा मैंने कर दिया, ध्यान से देखो बड़े काम की चीज़ें हैं यार, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैंने कहा आई एम बिज़ी, कॉल मी समटाइम लेटर या लेटर। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, चाहो तो एक बार देख लो। LATER लेटर होता है बाद में, कॉल मी लेटर बाद में कॉल करो, जो टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है? टाइम को। एक होता है LATTR लेटर, लेटर मतलब बाद में, बाद वाला सीक्वेंस दिखा रहा है वो। एक होता है पहले वाला, एक होता है बाद वाला। जैसे A और B है, A पहले वाला, B बाद वाला। पहले वाला मतलब फॉर्मर, बाद वाला मतलब लेटर। जैसे मैं दो शब्द लिखे A और B, पहले वाला कौन है? बोले जी फॉर्मर A, बाद वाला कौन है? बोले जी B लेटर। ठीक है, LATTER। सिंगल टी और डबल टी का फ़र्क है, ध्यान रखना। सिंगल टी वाला टाइम के लिए यूज़ होता है, डबल टी वाला सीक्वेंस दिखाने के लिए यूज़ होता है। पहला ही सेंटेंस मैंने लिखा आई एम बिज़ी टुडे, कॉल मी समटाइम्स लेटर। अब तुम कह रहे हो मुझे कॉल करना, है ना, कभी और कॉल करना, आज मैं बिज़ी हूँ, तो इसका मतलब तुम सीक्वेंस की बात कर रहे हो, टाइम की। तुम यहाँ पर बच्चे टाइम की बात कर रहे हो, और टाइम की बात कर रहे हो तो लेटर का यूज़ करो, ना कि LATTER लेटर का। ठीक है, एक बात। दूसरा, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द लास्ट या लेटेस्ट स्कोर। लास्ट होता है, देखो जब तुम स्कोर, लास्ट होता है सबसे अंतिम, सबसे अंतिम। लेटेस्ट होता है सबसे नया, है ना। और जब भी हम स्कोर पता करते हैं तो यार अंतिम स्कोर थोड़ी पता करेंगे कि सबसे लास्ट स्कोर बता दो। सबसे लास्ट तो सबसे पुराना हो गया, लास्ट हो गया सबसे लास्ट। लास्ट मतलब सबसे अंतिम, सबसे पुराना। और लेटेस्ट होता है सबसे नया। जब भी तुम स्कोर पूछोगे तो पुराना क्यों पूछोगे, सबसे नया पूछोगे, तो लास्ट नहीं क्या आएगा? लेटेस्ट आएगा। ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क है, हालांकि हैं दोनों सुपरलेटिव डिग्री के ही शब्द। राम एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, राम और श्याम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेटर या लेटर, या फिर फॉर्मर वन इज़ माई कलीग एज वेल। देखो अगर तुम बात कर रहे हो लेटर, लेटर और फॉर्मर वन की, तो राम और श्याम, तो यहाँ पर तुमने टाइम की बात नहीं करी है, यहाँ पर तुमने सीक्वेंस की बात करी है। और LATER लेटर जो होता है ये टाइम के लिए आता है। अगर ये टाइम के लिए आता है तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सीक्वेंस की बात कर रहे हो। अगर तुम कहना चाह रहे हो पहले वाला राम के लिए, तो आंसर फॉर्मर है ना। अगर तुम कहना चाह रहे हो श्याम के लिए, तो आंसर लेटर है। ठीक है, नहीं, अगर तुम शाम के लिए कहना चाह रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें शाम के लिए फ़िलहाल कहना है कि जो श्याम है वो क्या है, तुम्हें ये कहना है कि श्याम जो है वो मेरा कलीग है, तो श्याम के लिए लेटर लगा लो बाद वाला, क्योंकि श्याम, राम पहले वाला है, श्याम बाद वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें राम के लिए कहना है, कि तुम राम के लिए कह रहे हो फॉर्मर वन, जो राम है वो मेरा कलीग है, तो राम के लिए फॉर्मर लगा लो। हालांकि लेटर और फॉर्मल इसलिए आया है क्योंकि दो ही लोग हैं, क्योंकि कितने ही लोग हैं, दो ही लोग हैं। और ध्यान रखना, लेटर हो और फॉर्मर हो, ये दोनों के दोनों हमेशा दो लोगों के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं। और मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो लोगों के लिए ही यूज़ होती है, दो चीज़ों के लिए ही यूज़ होती है। चौथा सेंटेंस देखो, राम कुड नॉट आंसर, राम आंसर नहीं कर सका लेटर, लेटर या लास्ट क्वेश्चन, है ना। देखो अगर राम आंसर नहीं कर सका, जब तुम राम से क्वेश्चन पूछ रहे हो, राम आंसर नहीं कर सका, तो लेटर मतलब बाद वाला, बाद में, या फिर क्वेश्चन। देखो एक चीज़ यह है कि लेटर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है? टाइम को। अगर तुम कह रहे हो राम क्वेश्चन नहीं कर सका, मतलब तुमने राम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका। अब एक चीज़ है, देखो तुम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेटर आता है दो के लिए, लेटर किसके लिए आता है? दो के लिए। लास्ट आता है दो से ज़्यादा के लिए, लास्ट आता है दो से ज़्यादा के लिए। तो अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास सबूत है ये मानने के लिए कि क्वेश्चन दो ही पूछे गए, कि राम दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया? सोच के देखो, राम कुड नॉट आंसर लेटर क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन। दा लगा लो यार, दा के बिना काम नहीं चलेगा। मैंने तुमसे पूछा कि राम आंसर नहीं दे सका, देखो पहली बात तो दा लग गया, तो दा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, तो आंसर लास्ट आएगा। दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि क्वेश्चन दो ही थे। अगर मेंशन कर दिया कि उसने दो में से दूसरे वाले का आंसर नहीं दे पाया, तब आंसर लेटर बनेगा, LATTER वाला। लेकिन अगर मेंशन नहीं ही किया है तो फिर दा लगाए, दा के बिहाफ पे लास्ट का आंसर लगा लो, दा लगाए तो दा के आधार पे लगा लो लास्ट क्वेश्चन। राम कुड नॉट आंसर द लास्ट क्वेश्चन, की जो अंतिम क्वेश्चन उससे पूछा गया वो उसका जवाब नहीं दे पाया, इतनी सी बात है। पांचवा नंबर देखो, ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत द लेटर, लास्ट या फिर फॉर्मर वन इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीन लैंग्वेजेस की आप बात कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, तीन लैंग्वेज, पहली वाली, दूसरी वाली इंग्लिश, तीसरी वाली संस्कृत। लेटर, लास्ट, फॉर्मर वन इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। देखो एक, अगर तुम समझदार हो, LATTER लेटर हमेशा दो के लिए आता है, फॉर्मर भी हमेशा कितनों के लिए आता है? दो के लिए आता है। अब की बार बात हो रही है तीन की, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश तीसरा संस्कृत। तीन की बात हो रही है तो दोनों गलत हो गए, आंसर क्या ही बचा? लास्ट ही बचा। हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत,
द लास्ट वन इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, जो सबसे अंतिम वाली है, सबसे अंतिम वाली कौन है? संस्कृत है। तो यहाँ पर आपने लास्ट वन किसके लिए लगाया? संस्कृत के लिए लगाया। किसके लिए लगाया? संस्कृत के लिए। बस ध्यान रखना, संस्कृत के लिए लास्ट आया कि संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ओल्डेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए ईएसटी लगाया है और इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लो भाई, फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर, एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, फार्दर फर्दर कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं। फार्दर जो है वो डिस्टेंस को दिखाता है, एफ ए आर, फार, फार मतलब दूर। फार्दर किसको दिखाता है? डिस्टेंस को दिखाता है। और फर्दर दिखाता है एडिशनल को। फर्दर दिखाता है एडिशनल, कोई चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी गई है तो उसको एडिशनल कहते हैं, फर्दर कहते हैं। दूसरी बात, सेंटेंस में देख लो, मैंने कहा द सन इज़ फार्दर या फर्दर देन द मून फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो क्या है? वो दूर है मून से अर्थ के कंपैरिजन में। अब तुम सन की, मून की, अर्थ की बात कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है, एडिशनल की तो बात नहीं कर रहे होंगे, डिस्टेंस की ही बात कर रहे होंगे। इसलिए किसका यूज़ करोगे? द सन इज़ फार्दर, द सन इज़ फार्दर देन द मून फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट देखो सेंटेंस नंबर 7, ही सेड नथिंग फार्दर या फर्दर एंड वेंट अवे क्वाइटली, कि उसने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप चला गया। जब कोई व्यक्ति चला गया तो वेंट अवे तो चला गया तो ये आ गया। आप कह रहे हो ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर डिस्टेंस की बात चल रही है या एडिशनल की बात चल रही है कि उसने और कुछ नहीं कहा वो चला गया? इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस की नहीं, एडिशनल की बात चल रही है। फर्दर नहीं आएगा, डिस्टेंस की नहीं। आप कहना चाह रहे होंगे एडिशनल, उसने और कुछ नहीं कहा, तो आप कहेंगे ही सेड नथिंग फर्दर एंड वेंट अवे क्वाइटली। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 देखो, द बस मूव्ड फार्दर या फिर फर्दर अवे फ्रॉम हिम। जो बस है वो मूव कर गई फार्दर या फर्दर अवे फ्रॉम हिम। अब देख लो, अगर बस मूव कर रही है तो बस का मूव करना एडिशनल से नहीं हो सकता है, बस और मूव कर गई नहीं। बस का जब वो बस मूव करेगी मतलब उसके पास से चली गई बस, मतलब बस जो है वो डिस्टेंस की बात कर, बस चलेगी तो डिस्टेंस ही तय करेगी ना, तो सीधी सीधी बात है, डिस्टेंस की बात करेगी तो फार्दर लगाओ। द बस मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम हिम, कि उससे दूर चली गई बस, बस जो है उससे दूर चली गई है, वहाँ से चली गई जहाँ वो खड़ा था। फार्दर का यूज़ करेंगे। यही डिफरेंस है फार्दर और फर्दर में। आई थिंक आप पकड़ गए होंगे, मुझे लगता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 9 और 10 की बात करो। देखो पहले तो 10 नंबर देख लो, 10 नंबर आसान है। हिज ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट डॉटर इज अ टीचर। देखो एक चीज़ है, आपने कहा ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के शब्द हैं। मैंने हालांकि अलग से ओल्डेस्ट एल्डेस्ट नहीं लिखा था, मैंने ओल्डर लिखा था और एल्डर लिखा था। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रख लो, जैसे ओल्डर काम करता है वैसे ही ओल्डेस्ट काम करता है, जैसे एल्डर काम करता है वैसे ही एल्डेस्ट काम करता है। और मैं आपको बता चुका हूँ, जो एल्डेस्ट होता है वो ब्लड रिलेशन के लिए आता है, या एल्डर या एल्डेस्ट होता है ना। देखो मैं अलग से भी लिख देता हूँ, एल्डर या एल्डेस्ट किसके लिए आता है? ब्लड रिलेशन के लिए आता है, ठीक है नहीं। और ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट, अगर कहीं ओल्डर या फिर क्या दे रखा है, ओल्डेस्ट दे रखा है, तो ये ब्लड रिलेशन के लिए नहीं आता, ये जनरल रिलेशन के लिए आता है, ठीक है नहीं। अगर तुम्हारा किसी से बहुत ऐसा कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, नॉर्मल रिलेशन है, घनिष्ठ इन द सेंस, घनिष्ठ तो भाई दोस्तों वोस्तों से भी होता है, लेकिन दोस्त का ब्लड रिलेशन नहीं होगा। भाईचारा है, बड़ी अच्छी बात है, ब्रदरहुड है, लेकिन बात यह है कि आप चाहकर भी दोस्त को एल्डर या एल्डेस्ट में रख सकते हो, ओल्डर या ओल्डेस्ट में ही रखोगे। बिल्कुल अपना, बिल्कुल खून का संबंध, बिल्कुल बायोलॉजी के हिसाब से चलोगे तब, है ना। वैसे तो भाई ये भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, वो सिचुएशन नहीं। अब देखो, आपने कहा हिज ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट डॉटर इज़ अ टीचर, कि उसकी जो बेटी है। अब तुमने डॉटर कह दिया यार, डॉटर कहने से बड़ा क्या फिर ब्लड रिलेशन होगा। अगर तुमने डॉटर कह दिया तो ये बात क्लियर है कि रिलेशन कैसा है? ब्लड रिलेशन है। अगर ब्लड रिलेशन है तो ओल्डेस्ट बिल्कुल गलत है, आंसर क्या बनेगा? एल्डेस्ट बनेगा। हिज एल्डेस्ट डॉटर इज़ अ टीचर, ठीक है नहीं। 3 बेटियाँ होंगी, 2 से ज़्यादा बेटियाँ होंगी उसकी, तभी तुमने सुपरलेटिव डिग्री लगाई है। एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, और सुपरलेटिव आई है मतलब भाई 2 से ज़्यादा बेटियाँ होंगी ही, और उसमें जो बड़ी है, ठीक है, वो टीचर है, आप ही कहना चाह रहे हो। सेंटेंस नंबर 9 बचा, बाकी सारे हो गए। माई सन इज़ ओल्डर या फिर एल्डर देन या फिर टू योर। अच्छा दोनों में मैंने दे दिया है, बढ़िया करा मैंने। ओल्डर या फिर एल्डर, देन या फिर टू, फिर योर्स। योर्स का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पर योर्स का मतलब है योर सन, योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन। पढ़ा है ना प्रोनाउन में कि कभी भी पजेसिव प्रोनाउन रखा होता है, योर का योर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, योर्स होता है योर प्लस नाउन। और योर प्लस नाउन में यहाँ पर नाउन कौन सा है? ये रहा नाउन, योर सन,
यहाँ पर योर्स का मतलब है योर सन। अब तुम देखो तुलना किसकी हो रही है, मैंने कहा माई सन इज़ ओल्डर या एल्डर देन या फिर टू योर सन, कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से बड़ा है, आप ये कहना चाह रहे हो। अब मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से बड़ा है, तुम दो आदमी अपने बेटों की बात कर रहे हो, दो आदमी अपने बेटे की बात कर रहे हैं। अब दो आदमी अलग अलग है, उनके बेटे मतलब उनका ब्लड रिलेशन कैसे हो जाएगा, तुम सोच के देखो। दो आदमी अपने बेटों की बात कर रहे हैं तो उनका ब्लड रिलेशन तो नहीं हो सकता। अगर उनका ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता तो भाई ब्लड रिलेशन नहीं होगा तो एक बात तो पक्की है कि एल्डर नहीं आएगा। नॉर्मल रिलेशन की बात चल रही है ना, और नॉर्मल रिलेशन की बात चल रही है, तो आंसर क्या बनेगा, ओल्डर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ओल्डर बनेगा। अच्छा ये वाली बात भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर तुम्हें याद हो, कि बच्चे ओल्डर के साथ किसका यूज़ करते हैं, ओल्डर के साथ क्या आता है, देन आता है। ओल्डर के साथ क्या आता है, ओल्डर, देन आता है, देन आंसर होगा। एल्डर के साथ क्या आता है, टू आता है, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर से यहाँ कर देता हूँ, ओल्डर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं, और एल्डर के साथ किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। हालांकि मैं ये चारों बातें आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाली बात हो गई। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी, नेक्स्ट की। किसके बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट के बारे में। आ जाओ ज़रा, मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ, थोड़े से 10 हो गए थे ना, 11 12 13, 11 नंबर देखो ज़रा। मैं आपसे कहता हूँ विच इज़ द नेक्स्ट या फिर नियरेस्ट, विच इज़ द नेक्स्ट या फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, दूसरा सेंटेंस 12 नंबर में, विच इज़ द नेक्स्ट या फिर नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। ठीक है साहब, एक तो हो गई ये बात। 12 के बाद 13 नंबर और ले लो, एक सेंटेंस चलो, क्या, कि वेयर विल द नेक्स्ट या नियरेस्ट मैच ठीक है। 3 सेंटेंस मैंने आपको दी, आंसर नहीं करा रहा हूँ टेंशन ना लो। लेकिन एक चीज़ है, पूछो क्या, आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं, बहुत मज़ा आएगा इनको समझने में। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम आंसर निकाल लोगे, लेकिन जनरली तुम्हारा मेरा आंसर अलग आएगा, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। और अगर माना अलग आया भी नहीं, तुक्का बैठ भी गया तुम्हारा, ठीक, तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ 3 सेंटेंसेस में। क्योंकि मुझे ही पहला सेंटेंस समझाने में हालांकि टाइम लगेगा, इसलिए मैं फ़िलहाल क्लास को रोक दे रहा हूँ। नियरेस्ट और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, बाकी हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है। इसके बाद हम फिर से अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें स्टार्ट करेंगे नियरेस्ट और नेक्स्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है। और अभी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने से रह रहे हैं, हालांकि कभी आप सोच रहे हो चैप्टर का मतलब बिल्कुल मध्य चल रहा है चैप्टर का। अभी मेरे हिसाब से 2 क्लासेस कम से कम और लगेंगी, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव चैप्टर बड़ा है यार, ऐसा छोटा चैप्टर नहीं है। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही बड़े चैप्टर हैं, समझने के लिए काफ़ी कुछ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को करानी है कंपैरिजन वाली अभी। और बस क्या, टेंशन नहीं लेनी है कर लेंगे, 2 दिन में पूरा कर लूँगा मुझे लगता है चैप्टर। मुझे मैक्सिमम 2 क्लासेस चाहिए अभी इसके बाद। बस बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट।